भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है। वह संसद का एक संघटक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में। एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया तथा जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहा गया या पॉकेट वीटो कहा गया, वह थे ज्ञानी जैल सिंह थे। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो वह विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजना। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, विधेयकों पर स्वीकृति देना। जबकि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है। 6 सप्ताह तक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक राज्य का राज्यपाल। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है तो संसद के सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार है औपचारिक या स्ट्यूलर और विधिक या संवैधानिक और नाम मात्र के अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाए संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आयोग के प्रतिवेदन को। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदक को वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण आर, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ये सही है परंतु आर गलत है। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो ये सही है परंतु आर गलत है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का सही अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से सुमेलन निम्नवत है। सूची फर्स्ट में राष्ट्रपति और सेकेंड में अवधि दिया गया है। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 ईस्वी तक कार्यरत थे। एन संजीव रेड्डी तो एन संजीवा रेड्डी 1977 से 1982 तक कार्यरत थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक। बीबी गिरी 1969 से 1974 तक। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह जस्टिस M हिदायतुल्ला था। कथन सत्य है तो राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था 12वां था। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है तो राष्ट्रपति को है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका था डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। अब उनको भी छोड़ करके द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। अगला चैप्टर है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। कथन ए कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण आर क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपर्युक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर सही है तो दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। भारत का उपराष्ट्रपति एक भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है क्योंकि पहला तो राष्ट्रपति होता है दूसरा पद उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। नंबर 2 उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। 3 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। 4 राष्ट्रपति की पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भारत का उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है राज्य परिषद या राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति है। एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा का। दोनों महानुभाव उपस्थित
उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था, तो 12वां था। अगला चैप्टर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। भारत का प्रधानमंत्री किस डैश होता है, तो नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री। कथन सत्य है। ए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। बी, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सी, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। अगला है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो प्रधानमंत्री के दायित्वों का। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। सही कथन है। राष्ट्रपति भारत का सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अगला है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है अनुच्छेद 75 द्वारा। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक या आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। भारत की संसद के संबंध में कथन सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और 3 अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेंगे। सही कथन है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे पदत्याग देना चाहिए। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा।
अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, स्पीकर की आवश्यकता होती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है 50। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अगला है, लाभ के पद का निर्णय करेगा संघीय सांसद करेगा या डिसीजन करेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन। उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है बजट शब्द। भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवेगौड़ा थे। सही सम्मेलन इस प्रकार है। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। एच.डी. देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। नोट, उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार है: 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक तथा 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई: लाल बहादुर शास्त्री जी की। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे: चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ: चौधरी चरण सिंह। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 में। भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं वी.पी. सिंह, आर. वेंकटरमण, वाई.बी. चौहान और प्रणब मुखर्जी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में। मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है: भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। कथन 1, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। कारण आर, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। कथन ए, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। कथन गलत है पर कारण सही है। कथन ए, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कारण आर, क्योंकि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। संविधान संशोधन में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करने हेतु हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन द्वारा। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। आधिकारिक दस्तावेज भारत में संबंधित है। श्वेत पत्र। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का
इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अनुच्छेद 257 में कहा गया है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट पर। मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता करना। सुमेलन है, सही सुमेलन। जेल नेहरू शांति वन, LV शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। हमारा अगला चैप्टर होगा महान्यायवादी और CAG। तो वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।